गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। नंदिनी दास ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार जीता है और उनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक का नाम है नंदिनी दास कोटिंग इंडिया। ओके, ये बुक आपको सामने लोकेट हो रहा है, नंदिनी दास कोटिंग इंडिया इस बुक का नाम है। ओके, एंड कोटिंग इंडिया फॉर व्हाट? द कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार जीता है। एक्चुअली इस बुक में 17th सेंचुरी की जो शुरुआत में सर थॉमस रो क्या हुआ था कि भारत आया था और उसी के आगमन की कहानी के माध्यम से साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण यह प्रस्तुत करती है। ओके नाउ, और अगर बात की जाए कि इनकी पहली पुस्तक कौन सी रही है, तो इनकी पहली पुस्तक रही है विजेता। विजेता पहली पुस्तक थी और नंदिनी दास जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये अंग्रेजी साहित्य की यानी इंग्लिश लिटरेचर की ये प्रोफेसर है। नाउ अब बात आती है थॉमस रो को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सर थॉमस रो जो कि एक भारत में अंग्रेज राजदूत था, इसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश डिप्लोमेट था। यह इंग्लिश डिप्लोमेट जो कि किसके समय में भारत आया था, क्योंकि इसकी आगमन की कहानी कहाँ से ये भारत आता है, तो किसके समय में यह भारत आया? यह जहांगीर, मुगल शासक था जहांगीर, इसी के समय में यह भारत आया हुआ था, जहांगीर के काल में। जहांगीर के समय में दो आए हुए थे राजदूत, एक तो सर थॉमस रो हो गया जो कि 1615 में आया था। ये आया कब था? 1650, 1615 ईस्वी में यह क्या भारत आया हुआ था। ओके, एंड जहांगीर के टाइम पीरियड, जहांगीर के समय में एक और राजदूत जो आया था उसका नाम है हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में आया था। तो ये दोनों नाम आपको कि जीएस में हिस्ट्री सेक्शन के लिए आपको महत्वपूर्ण है, वहां पे आप इसको ध्यान दीजिए। करंट का मतलब केवल ये नहीं कि करंट तक रह जाए, उसके आसपास क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ध्यान देना है। तो जहांगीर के समय में एक और कौन आया था? एक और हॉकिंस भी था जो आया था, हॉकिंस कुकर का नाम आप लोगों ने सुना है तो उससे हॉकिंस याद रहेगा। नाउ ये हो गई। अब इसके अलावा अगर आप एडिशनल फैक्ट देखेंगे तो अभी हाल में ही इनको तो प्राइज दिया ही गया है। इसके अलावा जिस पुस्तक को दी गई है वो है आपका नोबेल प्राइज। किसको दिया गया है? नॉर्वे के लेखक है, नॉर्वे के लेखक है जिनको दिया गया है नॉर्वे। कहाँ के? ये नॉर्वे के हैं। कौन है? जॉन फॉसो ये नॉर्वे के हैं। ओके, जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं और इनकी अगर देखा जाए तो इस साल 2023 का नोबेल प्राइज इन्हीं को दिया गया है, 2023 Nobel Prize. Okay. Now, come to the next. Now, come to the next. भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री ने अबू धाबी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ओके नाउ, अब हम देख लेते हैं कि आखिर भारत के कौन कौन बोला गया शिक्षा मंत्री। कौन है भारत के शिक्षा मंत्री? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ओके नाउ, इसके अलावा अब बोला गया है संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वहां के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर अहमद अल फलासी। ओके, फलासी ये कहाँ के हैं? तो ये अबू धाबी के शिक्षा मंत्री हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? चूंकि समझौता किया गया है, ये भारतीय शिक्षा मंत्री होगा और ये भारत के हो गए और ये हो गए आपके अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के। तो इन दोनों का जो समझौता किया है, इन दोनों का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देना। समझौता का मतलब क्या होता है? सहयोग देना। शिक्षा के स्तर को किस प्रकार और बेहतर किया जाए, है ना, शैक्षिक जो सहयोग है उसको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए। चलिए, अब इनका जो प्राथमिक उद्देश्य रहा, उद्देश्य क्या है? छात्र और शिक्षकों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा यह जो समझौता में साइन किया गया, इसमें एक संयुक्त कार्य समूह यानी ज्वाइंट वर्क ग्रुप का निर्माण होना है, जिसकी अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्रालय के जो प्रतिनिधि हैं वो बारी बारी से करेंगे। अभी रिसेंट में आप लोगों ने एक और करंट का न्यूज ही मैंने बताया था आप लोगों को कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में, ओके, इस जगह संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ही यहाँ पर क्या किया गया था? अबू धाबी में पहला, अबू धाबी यहाँ पर क्या किया गया है? IIT दिल्ली,
की परिसर की स्थापना, ओके, की स्थापना। और ये कब से इसका कार्य स्टार्ट होगा? 2024 से, यानी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ऐसा ये पहला नहीं है जो आपका अबू धाबी में देख रहे हैं आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना। इससे पूर्व, ये सेकंड है, इससे पूर्व जो पहला भारत से बाहर अगर किसी आईआईटी की परिसर की स्थापना की गई है तो तंजानिया में की गई थी, आईआईटी मद्रास की। ओके, आईआईटी मद्रास की परिसर की स्थापना कहाँ फर्स्ट टाइम किया गया है? तंजानिया के जिंजीबार में। और सेकंड आपका आईआईटी दिल्ली है जिसके परिसर की स्थापना यूएई के अबू धाबी में की जा रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वैश्विक सौर सुविधा यानी ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जीएसएफ को पूंजीगत योगदान के रूप में $35 मिलियन जो है यह प्राप्त हो रहा है। हालांकि इसने टारगेट रखा है $100 मिलियन प्राप्त करने का, ओके, लेकिन अभी कितना मिल रहा है? 35, जिसमें भारत की तरफ से कितना है? 25। अगर भारत की तरफ से देखेंगे तो 25 मिलियन निवेश कर रहा है, और अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का देखें तो जो वैश्विक सौर सुविधा में यानी ग्लोबल सोलर फैसिलिटी में $10 मिलियन का योगदान होगा। तो टोटल आपके $35 मिलियन हो गए हैं, इसको ध्यान रखना है। नाउ अभी क्या चल रहा है? अभी मैंने शायद कल के न्यूज़ में मैंने बताया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है 6th एडिशन या 6th संस्करण की जो है बैठक चल रही है आपके न्यू दिल्ली में। इसकी बैठक कहाँ चल रही है? ये बैठक आपके न्यू दिल्ली में चल रही है। ओके, न्यू दिल्ली में इसकी बैठक चल रही है, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में। ओके, नाउ अब बात आती है यहां पर कि इसमें बोला गया है भारत वैश्विक सौर सुविधा में, यानी वैश्विक सौर सुविधा, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी यानी जी सोलर सुविधा SF, ओके, पूंजीगत योगदान में भारत इतना मिलियन निवेश कर रहा है। और अगर बात की जाए GSF की तो ये तो टोटल कितने हो गए? अब इसमें वैश्विक सौर सुविधा जो GSF को अफ्रीका के वंचित एवं भौगोलिक क्षेत्र सौर निवेश को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी जहां पर सोलर सुविधा नहीं पहुंची है। GSF का लक्ष्य क्या है? एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व तक अपने नेटवर्क का विस्तार करना है। कहाँ कहाँ पर है? एशिया है, लैटिन अमेरिका है और मध्य पूर्व तक। अगर अभी देखा जाए इसके साथ एडिशनल फैक्ट ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि GSF का जो मैंने आपको क्या बताया कि इसको कितना मिल रहा है? $35 मिलियन मिल रहा है। इसका टारगेट कितना है GSF का? कितने मिलियन डॉलर का? तो इसके $100 मिलियन का टारगेट है, $100 मिलियन का ये टारगेट है। ओके, किसकी है? GSF की, GSF यानी ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, वैश्विक सौर सुविधा की टारगेट इतना रखा गया है। अभी वर्तमान में, ओके, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अगर इंटरनेशनल सोलर, क्योंकि इसकी बैठक कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और इसका अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ओके, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगर बात की जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो कहाँ है? यह गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम के हरियाणा में है। ओके, इसका आरंभ कब किया गया था? इस ISA का आरंभ कब किया गया था? ISA का आरंभ हुआ था आपका COP21 में। ओके, इसकी अगर आरंभ की बात की जाए तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? COP21 2015 में स्टार्ट हुआ था, इसका शुभारंभ हुआ था, शुभारंभ। ओके, 2015 COP21 इस समय में इसका आरंभ किया गया था। और ये किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, किस प्रकार का है? ISA किस प्रकार का है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर सरकारी संगठन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पीएम मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 6 अन्य देशों के मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, 23 राज्य के मंत्री भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो वर्ल्ड चूंकि क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया है ना, तो जाहिर सी बात है कि अन्य देश भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और कहाँ किया जा रहा है? प्रगति मैदान। और प्रगति मैदान कहाँ है? नई दिल्ली में। नाउ क्या करना है यहाँ पर? इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। और इससे पहले इसका आयोजन कब किया गया था? 2017 में। बात की जाए अगर यहाँ पर कि इसका भागीदार देश कौन है तो नीदरलैंड।
नीदरलैंड इसका क्या है, पार्टनर देश है, यानी भागीदार देश, भागीदार देश। और फोकस देश की अगर बात की जाए, फोकस देश कौन कौन सा है, जापान और वियतनाम। ये दोनों के दोनों क्या है, फोकस देश है, फोकस देश है। ओके, वियतनाम में भी हाल फिलहाल में एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग, यहाँ पर उत्तर पूर्व फेस्टिवल, उत्तर पूर्व जिसे हम बोल सकते हैं महोत्सव, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है, महोत्सव मनाया गया है। कहां पर मनाया गया है, क्या, वियतनाम में, वियतनाम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना के द्वारा राजस्थान स्थित मिग 21 जो स्क्वाड्रन है उसको क्रमबद्ध रूप से, अब चरणबद्ध रूप से इसको हटा दिया गया है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर टोटल जो है 3 थी, जिसमें से अभी इसको हटाया गया है, रेस्ट ऑफ 2 रह जाएंगे। राजस्थान के कहाँ पर, बाड़मेर में एक स्थान का नाम है उत्तरलाई वायु सेना स्टेशन। यहाँ पर आयोजित समारोह में सुखोई 30 MKI, ओके, किसको लिया जा रहा है, सुखोई 30 MKI, Su-30 MKI, ये क्या है, लड़ाकू स्क्वाड्रन ने मिग 21 इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, इसकी जगह ले ली, इसका जगह कौन लिया, सुखोई 30। नाउ उत्तरलाई स्थित भारतीय वायुसेना जो है 1966 से इस लड़ाकू विमान का मिग 21 का संचालन कर रहा था, 1966 से। यहाँ तक कि अगर बात की जाए इंडियन फोर्स का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक मिग 21 के सभी स्क्वाड्रन को समाप्त करना। ओके, अगर देखा जाए तो मिग 21 जो है 1963 में जब जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल के दौरान पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग 21 को भारतीय वायुसेना के इसमें शामिल किया गया था और इसको वर्तमान में अब हटाया गया। यानी सोचिए 61 में इसको शामिल किया गया था, 63 में और 23 में, यानी करीब करीब कितने साल हो गए, 60 साल तो करीब हो ही गए, है ना। तो इसको अब जाकर के इसको सेना से हटाया जा रहा है। अपने शामिल होने के बाद से इसने किन किन युद्धों में पार्टिसिपेट किया, 1965, 1971 यानी भारत पाकिस्तान युद्ध, और 99 का कौन सा था, कारगिल संघर्ष, जो कि काफी चर्चा में भी रहा, सहित सभी प्रमुख संघर्षों में इसने भाग लिया है। मिग 21 एक कैसा है, तो एकल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसने 40 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ के रूप में भी इसने काम किया है। क्योंकि 63 में जब ये इसको शामिल किया गया है तो मोर देन 40-50, मुझे लग रहा है 60 करीब हो गया होगा ईयर्स, है ना, मोर देन 60 ईयर्स, 60-70। तो चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, मिग 21 का स्थान कौन ले रहा है, तो यह आपका सुखोई 30 MKI इसका स्थान ले रहा है। अब बात आती है कि भारतीय वायु सेना, ओके, तो इसकी अगर बात की जाए कि एयर चीफ, अगर एयर चीफ कौन है, इंडियन एयर चीफ कौन है, तो विवेक, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, इनका नाम आप यहाँ पे लिख लें, इंडिया एयर चीफ, अगर यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है, भारतीय वायुसेना के चीफ की अगर बात की जाए तो कौन है, विवेक राम चौधरी, ओके, विवेक राम चौधरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 1 नवंबर को गोवा के राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या मनाया गया है, स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया है, गोवा में। नाउ गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। तो 1 नवंबर को 8 राज्य, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके, तो यहाँ मेंशन दिया गया है, ऑलरेडी यहाँ पे भी मेंशन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। तो ये तो 8 राज्य हो गए जिनके क्या किया गया है, इनका गठन किया गया था। और इसको किस कार्यक्रम के तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गोवा राजभवन ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय संघों के नेताओं को साथ मिलाकर यह दिन मनाया। यह तीसरी बार है जब गोवा राजभवन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के बाद अन्य राज्यों का स्थापना दिवस मना रहा है। यानी 3rd टाइम क्या हो रहा है, गोवा मना रहा है, किसके बाद, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के बाद। अब देख लेते हैं कि आखिर वो 5 अन्य राज्य कौन से हैं। ओके, 5 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से कौन कौन शामिल हैं आपके, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। अब बात आती है कि इसमें आखिर जो कौन कौन इनके, चूंकि जब ये सेलिब्रेशन किया गया तो गोवा के उस समय सीएम जो है प्रमोद सावंत, और वहां के अगर राज्यपाल की बात की जाए कि गोवा के राज्यपाल, ओके,
PS श्रीधरन, ओके, श्रीधरन पिल्लई, क्या नाम है, पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। इसके साथ ही और कौन वहाँ पे उपस्थित थे, तो भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, वेंकैया नायडू, ओके, ये इसमें उपस्थित रहे। हालांकि इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। वहाँ के राज्यपाल का बस नाम ध्यान रखिएगा कि कौन है गोवा के। एंड CM तो आपके प्रमोद सावंत है ना, CM कौन है, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। अभी गोवा के ही हाल फिलहाल में गोवा का जो उत्पाद है GI टैग जिसको दिया गया है, किसको दिया गया है गोवा का GI टैग, तो एक काजू को दिया गया है, कैशियो, ओके, कैशियो को दिया गया है, काजू को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा गोवा में अभी और क्या किया जा रहा है, तो गोवा में आपका 37वां जो है राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन भी कहाँ किया गया है, गोवा में, राष्ट्रीय खेल, ओके, इसका आयोजन भी, जो कि वर्तमान में इन दोनों अभी चल रहा है, 9 नवंबर तक ये चलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। थाईलैंड ने 10 नवंबर से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा कर दी है। किसने किया है, थाईलैंड ने किया है। देख लेते हैं किस उद्देश्य से किया गया, जाहिर सी बात है पर्यटकों को बढ़ावा दे रहा है ना। नाउ थाईलैंड ने भारत और ताइवान के पर्यटकों को 6 महीने की अवधि के लिए इसने वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। 6 महीने का मतलब कब से कब तक दिया है इसने, 10 नवंबर से लेकर 10 मई तक समय अवधि के लिए लागू रहेगा, 6 महीने तक। यह निर्णय जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। और इसके अलावा इसमें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर 55 बिलियन या $15 उत्पन्न करके थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को क्या देगा, बढ़ावा देगा। अभी हाल फिलहाल में ही श्रीलंका ने भी ऐसा किया है ना, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए उसने भी क्या कर दिया है कि निःशुल्क वीजा वो भी दे रहा है। चलिए, तो भारतीय और ताइवानी पर्यटकों को अप्रवासन चौकियों पर आगमन पर 15 दिन की वीजा के लिए आवेदन करना होता है। 2022 में अगर देखा जाए तो थाईलैंड ने चीनी लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं को हटा दिया था, इसने हटा दिया था चीनी लोगों के लिए। और थाईलैंड जो है भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला दूसरा देश बन गया है। इससे पहले कौन सा है, ये तो दूसरा है। अगर प्रथम बोला जाए तो कौन सा होगा, श्रीलंका है। श्रीलंका भी भारत सहित 6 देशों को ये भी क्या कर रहा है, श्रीलंका भारत सहित 6 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे रहा है। कौन कौन वो, और निःशुल्क वीजा जिसको बोल सकते हैं हम, भारत है, चीन है, जापान है, रशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है ना। तो इन सभी कंट्रीज को श्रीलंका ने भी दिया है। चलिए ना, और ये कब तक है इसका जो प्रोजेक्ट है, ये इसका प्रोजेक्ट तो 31 मार्च 2024 तक है, और ये 6 महीने के लिए यानी मई तक है, और ये मार्च तक है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अभी बहुत जगह आप देखेंगे एक देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इस तरह से बहुत सारे जो है एक एक करके मतलब जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक राष्ट्र है एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ओके, नाउ देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, नकल को खत्म करना और जनता जो है वो भारत में काम करने वाले किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी जो प्राप्त करने की अनुमति देना है। अगले 6 महीनों में NMC जो परीक्षण आधार पर यानी एग्जाम के आधार पर नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री यानी NMR को जो है लॉन्च कर रही है। यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी और वो किसी भी राज्य में काम करने के लिए अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारत में चिकित्सा संस्थानों को रेटिंग देने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने 2023 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक इंडेक्स को जारी किया है। क्या है यह, राज्य खाद्य यानी स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको जारी किया गया है। अब इस इंडेक्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं महाराष्ट्र, जो सबकी कंडीशन क्या है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इस सूचकांक के अनुसार 20 बड़े राज्यों में से 19 ने 2023 की तुलना में 2023 में अपने स्कोर में गिरावट दर्ज कर ली। ओके, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, इसमें कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। उससे इंपॉर्टेंट यहाँ बिहार के डाटा को ध्यान रखिएगा, इसमें कितना गिरावट आया है। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा गिरावट किसमें आई है, महाराष्ट्र में देखी गई है। 2019 में 74 की तुलना में इसका स्कोर कितना आ गया है, घटकर 45 हो गया है। बिहार का स्कोर का अगर बात की जाए तो 46 थी 2019 में, और अभी कितनी है 20.5 यानी हाफ हो गई है ना, हाफ से भी कम। गुजरात की स्कोर कितनी है, 2019 में कितनी थी 73
एंड 23 में 48.5। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो है वो है बिहार का स्कोर को ध्यान रखिएगा, बिहार का। 2019 से राज्यों को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्कोर दिए जा रहे हैं। स्कोर कब से दिया जा रहा है? 2019 से ही देना स्टार्ट किया गया है और इसके लिए 5 जो है मापदंडों को है ना निर्धारित किया गया है। कितने? इसमें टोटल 100 अंक होते हैं और 100 अंक जिनकी गणना अलग अलग वेटेज के साथ 5 मापदंडों के आधार पर की जाती है। देख लेते हैं वो 5 मापदंड कौन कौन से हैं। एक है आपका मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है खाद्य परीक्षण अवसंरचना, फोर्थ है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और फिफ्थ है उपभोक्ता सशक्तिकरण। ये राज्य खाद्य सुरक्षा के 5 जो है पैरामीटर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट अगर देखा जाए तो किसमें है? खाद्य परीक्षण अवसंरचना पैरामीटर में देखी गई है और इसमें अनुपालन पैरामीटर का भार जो है सबसे अधिक है, करीब 28% है। 2023 में उपभोक्ता सशक्तिकरण पैरामीटर जो है दूसरा सबसे बड़ा भार है, यानी सबसे अधिक अनुपालन, सेकंड पे कौन सा है? उपभोक्ता सशक्तिकरण। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? 37% हो गई है। ओके, डाटा देख लेते हैं। कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से समाज में संतुलन विकास भी हुआ है और महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत कर रही हैं। नाउ देश में बेरोजगारी दर अगर देखा जाए तो 2017 में कितना था ये बेरोजगारी दर? 2017 में 2017-18 यानी ठीक है 6% से घटकर 22-23 में कितनी हो गई है? इतनी हो गई है 3.7%। और महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ी है? 37%। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। बांग्लादेशी साइमा वाजेद को नई दिल्ली में WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र निदेशक बनने के लिए चुनाव इन्होंने जीता है और इन्होंने किसको टक्कर दिया है? चुनाव जीता है तो इन्होंने टक्कर किसको दिया है? इन्होंने टक्कर दिया है नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को। ओके, ये हार गए हैं। साइमा वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना की बेटी हैं ये साइमा वाजेद। ओके, साइमा ने ऑटिज्म पर बड़े पैमाने पर उन्हें काम किया है और भारत की पूनम खैनपाल सिंह वर्तमान क्षेत्रीय निदेशक यही हैं। वह फरवरी 2024 से वाजेद को कार्यभार सौंप देंगी। तो वर्तमान में कौन है? आगे बनने वाले कौन है? इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन चीज ये कहाँ है? शेख हसीना की बेटी है। नाउ कम टू द, हाँ अब बात आती है, चलिए ठीक है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। रिवीजन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी जो सीमा है यानी जो बॉर्डर्स है वहां पर S-400 मिसाइलों की 3 यूनिट जो है उसको स्थापित की जाएगी। और S-400 मिसाइल कहाँ किसकी देन है ये? तो ये रशिया से आया है, रशिया से। ओके, S-400 मिसाइल। नाउ एटेना मोनबत्ती और लियोनेल मेसी को 2023 बैलन डी ओर विजेता शामिल किया गया। बैलन डी ओर किस प्रकार का एक बोला जाए पुरस्कार? तो ये फुटबॉल के क्षेत्र से संबंध है इसका, फुटबॉल से। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1-2 नवंबर को कहां पर किया जा रहा है? तो ब्रिटेन के बंकिम शहर में किया जा रहा है। ओके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो सम्मेलन है कहाँ हो रहा है? ब्रिटेन में हो रहा है। यूपी की प्रियंका गोस्वामी ने क्या किया है? गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की कितनी 20 किलोमीटर रेस वॉक में इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यानी भारत के मोदी जी और बांग्लादेश के शेख हसीना, इन दोनों ने संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जो कि आपका अगरतला और आपका अखोरा अगरतला है एक प्रोजेक्ट, एक आपका खोला मैथली करके प्रोजेक्ट है, एक मित्र पावर करके प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार से 3 प्रोजेक्ट को जो है वहां पे एक विकास की सहायता परियोजना रखी गई है। ओके, चलिए अब अगर बात की जाए भारत और बांग्लादेश की तो ध्यान रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश यानी भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो आपका हो जाएगा त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम एंड पश्चिम बंगाल। और सबसे अधिक त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठों की जो कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए शिंदे पैनल की रिपोर्ट को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। ओके, नाउ यूनेस्को ने क्या किया है? कोझिकोड को क्या बोला है? साहित्य का शहर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया है। पश्चिमी घाट के जो रिसर्च के द्वारा मशरूम की एक नई प्रजाति जो है पहचान की गई। कहां पर? पश्चिमी घाट में। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। 4 विशेष अभियानों को 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन पदक प्राप्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वागतन सभा का 6ठा सत्र कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देखते हैं ऑनलाइन फैक्ट्स क्या है। किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? 31 अक्टूबर। भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसने टोटल जो जीता है वो है 111 पदक, जिसमें आपका अगर देखा जाए तो इसमें कितने गोल्ड थे? 29 गोल्ड हो गए।
31 आपके सिल्वर हो गए एंड 51 आपके क्या हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, ब्रॉन्ज है। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 111 हो गए। नाउ फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिग बास्केट को दिया गया है। भारत और किस देश के बीच में कौन सा अभ्यास है, काजिंद, जिसका कजाकिस्तान और भारत के जो अभ्यास किया था उसको काजिंद नाम दिया गया है। किसने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ट गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया है, रिलायंस जियो ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है, तो हरियाणा में किया है। रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, स्लोवाकिया के। और ध्यान रखिएगा स्लोवाकिया जो है आपका नाटो का और प्लस यूएन इन दोनों का सदस्य है ये। नाउ उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, वियतनाम। भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद, ये इंपॉर्टेंट है, आयोजित किया है, नई दिल्ली में। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित कर रहा है, केरल। चौथे पैरा एशियन गेम्स में कौन सा देश जो शीर्ष पर रहा है, चाइना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में कितने रुपए की कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो 5900 करोड़ रुपए का विकास परियोजना उन्होंने रखा है। नाउ कम टू द एमसीक्यूज, देख लेते हैं आज के कौन कौन से सवाल हैं। 1 नवंबर 2023 को भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान जी और निम्नलिखित में से किस देश के शिक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी ए इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर। तो कहां कर रहे हैं यह करेंगे आपके नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ओके, जिसमें आपका नीदरलैंड जो है आपका भागीदार देश है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए क्या लॉन्च कर रहा है, एक राष्ट्र एक पंजीकरण पोर्टल प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र एक अस्पताल प्लेटफॉर्म, एक डॉक्टर एक आईडी प्लेटफॉर्म, एक डॉक्टर एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म। ओके, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है, सरित कुमार दास, नीलांजना दत्ता, कुर्ची दास गुप्ता, नंदनी दास। तो राइट आंसर क्या होगा, नंदनी दास, डी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर से भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड दूसरा देश बन गया है। ओके, इससे पहले श्रीलंका था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वैश्विक सौर सुविधा पूंजीगत योगदान के रूप में डैश प्राप्त करने के लिए तैयार है, $15 मिलियन, $45 मिलियन, $55 मिलियन एंड $35 मिलियन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, $35 मिलियन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने 30 अक्टूबर को डैश स्थित MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान ने किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 1 नवंबर को गोवा राजभवन में डैश राज्यों और डैश केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए है 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने 2023 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा जारी किया। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडेक्स के मुताबिक 2019 की तुलना में 2023 में 20 में से 19 बड़े राज्यों के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्कोर कुल 100 अंकों में से दिया जाता है, जिसकी गणना अलग अलग वेटेज के साथ 6 मापदंडों के आधार पर की जाती है। सही कोड चुने, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। बी क्यों नहीं होगा, ये स्टेटमेंट सही है, बी क्यों नहीं होगा, यहां तक तो सही है कि इसकी गणना अलग अलग वेटेज के साथ 6 मापदंड में नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये 5 मापदंड होंगे, 5। ओके, ये 5 मापदंडों पे दिया जाता है, 5 पे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो गया, केवल 1। तो आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इश्यूज थे, मुद्दे थे, उन्होंने देख लिया। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल से आपकी ये क्लास लाइव हो जाएगी मॉर्निंग 6 o'clock। ओके,
तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।